ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमारी जो वर्किंग थी वो शॉर्ट सर्किट्स पे थी कि शॉर्ट सर्किट्स क्या होते हैं हमारे पास। और हमने देखा था कि इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे आपका और का ऑपरेटर था, एंड का ऑपरेटर था और नॉट का ऑपरेटर था। तो सबसे पहले तो हम अपने इस फोल्डर को लाइव करते हैं वीएस कोड में। अच्छा, और का ऑपरेटर हमने डिस्कशन कर ली थी शॉर्ट सर्किट्स में। अब हमारा एंड का और नॉट का जो ऑपरेटर है उस पर वर्किंग करनी है। और का ऑपरेटर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और के ऑपरेटर में क्या होता है, अगर आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपके पास उसकी जो आउटपुट है वो ट्रू की फॉर्म में आएगी। अब इसके बरक्स हमारे पास होता है एंड का ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर कैसे वर्किंग करता है, पहले तो मैं इस फाइल को लाइव कर लेती हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं इसका। हमने कुछ ये काम किया था, हमने एक स्टेट बनाई थी और यूज स्टेट की हेल्प से आपका डाटा जो है वो डायनेमिकली पास हो जाता है। इस चीज़ को आपने अच्छे से विजिबल देखा था। और क्या काम हो रहा था जी यूज स्टेट में हमारे पास, किस तरह से वर्किंग होती है यूज स्टेट में। आपके पास एक वेरिएबल होता है और आपके पास एक फंक्शन होता है जो उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो अगर आपने डायनामिक डाटा को स्टोर करवाना है रिएक्ट में, उस पर्पज़ के लिए आप अपनी हुक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास यूज स्टेट की एक हुक आती है। इसमें हमने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन से रीड किया हुआ है इसको, हुक्स क्या होती है। तो अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का आपके पास वेरिएबल है, इसमें वेलकम स्टोर हो रहा था। और उसके बाद हमने ये काम किया कि टेक्स्ट को भी एक और वेरिएबल फर्स्ट नामी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। पहले तो इसकी डायरेक्टरी चेंज करके मैं इसको ऐड करूँ वीट प्रोजेक्ट में। ओके और उसके बाद हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया। डबल पाइप्स के थ्रू आपका और ऑपरेटर चेक होता है, जिसमें हमने ये काम किया कि चेक किया टेक्स्ट में कोई चीज़ अवेलेबल है या नहीं। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके बरक्स हम यहाँ पे बाय भी कुछ लिख के कॉन्टेंट चेक कर रहे थे। तो अभी आपने देखा था कि इसकी डिफरेंट आउटपुट्स हमारे पास विजिबल थी। npm रन डेफ करके इसको हम लाइव करें यहाँ पे। इसको लाइव करते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग देखते हैं। आज हमने वर्किंग करनी है जी एंड ऑपरेटर पे, और उसके अलावा हमारे जो नोट ऑपरेटर्स होते हैं शॉर्ट सर्किट्स की और टाइप्स। तो कमेंट ऐड कर देती हूँ। हमारी जो वर्किंग है वो एंड ऑपरेटर पे रहने वाली है। एंड ऑपरेटर किस तरह से शो किया जाता है, कुछ इस तरह से। ये आपका एंड ऑपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर में किस तरह काम होता है, अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई विद ज़ीरो करें तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो ज़ीरो आता है। ये जो आपका एंड ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन की परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब कि अगर आपकी दोनों सिचुएशंस, दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं तो ये आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। ये सेम चीज़ तो हमारे पास और ऑपरेटर में भी थी, तो इन दोनों की ये चीज़ जो है वो सेम है। लेकिन अगर आपकी एक कंडीशन फॉल्स है, लाइक एक ज़ीरो है, फॉल्स है, और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये उसका रिस्पॉन्स भी आपको फॉल्स में ही देगा। और ऑपरेटर क्या कर रहा था, उसका रिस्पॉन्स आपको ट्रू में दे रहा था। कि अगर इसमें हमने कुछ नहीं भी लिखा हुआ, या आपको कुछ भी नहीं है, मतलब टेक्स्ट वाला आपका जो वेरिएबल है वो ब्लैंक है, और यहाँ भी आपने वन लिखा हुआ है, तो ये आपको वन जो है बाय वाली चीज़ को शो करवा देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शो नहीं करवाएगा। इसको आप एक बार ओपन कर लो, कंट्रोल क्लिक करके डायरेक्ट प्रेस करो तो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता है। आप ओके, यहाँ पे ये आपका फाइल ओपन हो गई है। तो अब आपके पास जो है विजिबल होना चाहिए बाय का कंटेंट, जो कि आपके पास विजिबल है कुछ ये। तो ये वाली कंडीशन इसमें और ऑपरेटर में चल रही है। एंड ऑपरेटर में होगा आपको जीरो शो करेगा, इट मीन्स कुछ भी शो नहीं होगा, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। और अगर पहली कंडीशन ट्रू हो, दूसरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए, तो ये उसका रिस्पॉन्स भी हमारे पास क्या देगा, फॉल्स में देगा। मतलब ये कि इसमें क्या होता है, आपके पास दोनों कंडीशंस अगर आपके पास ट्रू होंगी तो ही आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू में देगा। तो आपके पास एंड ऑपरेटर में आपकी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपलसरी है। अब मैं यहाँ पे और ऑपरेटर की बजाय एंड ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। आपको बताया कि एंड ऑपरेटर का साइन क्या होता है, कुछ ये होता है। एंड ऑपरेटर का साइन जो हमारे पास बाकी में एंड के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर जाके देखो और देखो कुछ विजिबल है। अब आपकी स्क्रीन में कुछ भी विजिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसमें अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये आपको कुछ भी शो नहीं करवाएगा। सेम यही काम अगर हम और ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं तो ये हमें बाय शो करवा रहा है कुछ इस तरह से। और ऑपरेटर में क्या होता है, एक भी ट्रू हो गई, ऑल्दो वो पहले वाली अगर ट्रू हो गई है बाद वाली, तो उसको शो कर देगा। इसमें देखो कौन सी सिचुएशन चल रही है, ज़ीरो और वन वाली, मतलब कि टेक्स्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ और वन में हमारे पास पड़ा हुआ है बाय। तो इसलिए इसने यहाँ पे ज़ीरो शो किया, इट मीन्स कुछ भी शो नहीं किया। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट में भी कुछ स्टोर करवा दें, वेलकम, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर लें कुछ इस तरह से, अब हमें ये क्या शो करवाएगा, अब हमें ये बाय शो करवाएगा, बिकॉज जो आपका एंड ऑपरेटर है ये आपको दूसरी वैल्यू शो कराता है। और ऑपरेटर जो है वो पहली वैल्यू शो करवाता था ना हमारे पास, कुछ यहाँ पे वेलकम शो कराएगा। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करूँ तो वेलकम शो होगा हमें कुछ इस तरह से। बट एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये आपको लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करके दिखाता है।
अब मैं कुछ ये कर रही हूँ, यहाँ से इसको फिर से ब्लैंक करें और इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करें। कैसे? यहाँ पे एक हम वर्किंग कर लेते हैं जी कुछ इस तरह से, पी का टैग ले लेते हैं, उसमें काम कर लेते हैं। इसको रिमूव करो, पी का टैग, ये डायनामिक वर्किंग करें। पी के टैग में क्या कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ अगर फर्स्ट वाले वेरिएबल में कुछ है तो आप एंड का एक ऑपरेटर लगाओ और उसमें एक पी का टैग शो कर दो कुछ ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से हटा के ना इसको अंदर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि दो बार क्यों यूज़ किया जा रहा है। ओके, पी का एक टैग यूज़ किया हमने, इसको क्लोज करो टोटली, इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा यूज़ करें। ठीक हो गया। अब इस पी के टैग में हम लिख रहे हैं दिस इज शॉर्ट सर्किट क्लास। ये कब विजिबल होगा? जब आपके पास फर्स्ट में कुछ होगा। तो क्या आपके कंटेंट में ये कुछ विजिबल होने वाला है? इसको चल के देखते हैं। दिस इज शॉर्ट सर्किट क्लास, कुछ ये हमने कंटेंट लगाया और इस टाइम हम डबल टाइम जो है ना अपना एंड का ऑपरेटर लगा के कंडीशन चेक करें। चलते हैं यहाँ पे, देखो कुछ विजिबल है, पेज रिलोड करो। अब आपके पास कुछ भी विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट इज एम्प्टी। ये तब विजिबल होगा जब आपका फर्स्ट जो है वो ट्रू होगा और फर्स्ट में आपके पास कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। इसके बरक्स अगर हम कुछ ये काम करें, अब हम स्टेट्स बनाते हैं और उसको अपडेट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा के एक स्टेट बना रही हूँ। किस तरह की स्टेट बना रहे हैं? जस्ट हम यूज स्टेट स्निपेट को टारगेट करते हैं और ये स्टेट जो है मैं एरर और सेट एरर के तौर पे बनाती हूँ। मतलब इसी में अब हम एंड का ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे और अपना जो हमारा नोट ऑपरेटर एक रह गया उसको भी यूज़ करते हैं। और अभी तक आपने देखा है कि हम अपनी स्टेट जो स्टेट्स हैं इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। लाइक अब इसमें जो है मैं ट्रू और फॉल्स जो बुलियन वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कर रही हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्टेट है उसको हम फॉल्स रख रहे हैं, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ये नेगेटिव है। जो एरर है बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रेजेंट नहीं है, इट्स फॉल्स। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं और बटन पे हम ना क्लिक का कंटेंट लिखते हैं और इसको अपडेट करेंगे बटन के ऊपर। कैसे? ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाएंगे, ये हमने देखा हुआ है। ऑन क्लिक के इवेंट पे हम सबसे पहले तो इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद अब आपको बटन को एरर को अपडेट करना है तो आपको सेट एरर वाली स्टेट को यूज़ करना है। सेट एरर वाली स्टेट यूज़ की और इसमें मैं कह रही हूँ नेगेटिव कर दो एरर को। अब ये मैंने यूज़ किया है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किस तरह से यूज़ किया मैंने? एंड ऑपरेटर का सिंबल होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड ऑपरेटर क्या करता है? आपके पास रिवर्स कर देता है आपकी वैल्यू को। अगर ज़ीरो है तो वो उसको 1 कर देगा कुछ इस तरह से, और अगर आपके पास 1 है तो वो उसको 0 कर देगा कुछ इस तरह से। मतलब कि अगर ट्रू है कंडीशन और अगर आपने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ अपना, तो नॉट ऑपरेटर आपकी ट्रू कंडीशंस को फॉल्स कर देगा, और अगर आपकी फॉल्स है कंडीशन तो वो उसको ट्रू कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो हमने कुछ ये काम किया है कि जब बटन पे क्लिक हो तब हमारी कंडीशन क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। अब ऊपर एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और कुछ डेटा जो है वो विजिबल करवाते हैं। किस तरह से? यहाँ पे आप कहो कि अगर आपके पास एरर ट्रू है, अगर एरर ट्रू है तो फिर आप यहाँ पे क्या चीज़ शो करा दो? एक पी का टैग लगाओ और उस पी के टैग में लिख दो जी टॉगल, कुछ भी लिख दो, समथिंग। लेट्स सी क्या विजिबल है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये जो कुछ भी विजिबल नहीं है, सिर्फ एक बटन विजिबल है। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ कुछ ये, तो अब आपको देखो कि टॉगल विजिबल है। दोबारा क्लिक किया तो टॉगल चला गया। रीज़न क्या हुई हमारे पास? अब आपकी सिचुएशंस कुछ इस तरह बन रही है, डायनामिक बन रही है कि आपने एक बटन बनाया, उस बटन पे आपने ऑन क्लिक का एक इवेंट लगाया और अपने उस एरर को आपने अपडेट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एरर है वो फॉल्स है, इट मीन्स योर एरर इज़ नॉट प्रेजेंट। आपने क्या किया है? आपने नोट का ऑपरेटर यूज़ लगा के अपने उस एरर को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स को कन्वर्ट कर दिया ट्रू में। तो अब आपका एरर क्या हो गया? ट्रू हो गया। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब आपका एरर ट्रू हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो तब वर्किंग करता है जब आपके पास आपकी सिचुएशन ट्रू होती है। तो अब पहले वो एक तो सिचुएशन फॉल्स थी इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा था, जब सिचुएशन ट्रू हो गई तो आपको टॉगल विजिबल हो जाएगा कुछ ही। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह है, आप इस पर क्लिक करो तो अब आपको ये विजिबल हो जाएगा टॉगल कुछ इस तरह से, विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर एंड आपका जो है नॉट ऑपरेटर। अब आपके पास कंडीशंस पे वर्किंग नहीं होती। आपका जो दूसरा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट्स के बाद, आप देखो कि मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लिखना चाहूँ, कोई इफ़ एल्स कुछ ये वाली वर्किंग करना चाहूँ, तो वो हमारे पास स्टेट्स में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर कुछ ये। अब टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से वर्किंग करता है? ये आपका इफ़ एल्स कंडीशंस किस तरह से वर्किंग करती थी? इफ़, उसके बाद आपका ब्लॉक आता था और उसके बाद आपका अपनी कंडीशन लिखते थे और फिर एल्स पार्ट कुछ ये।
इफ़ में इस कंडीशन में आप पूरी की पूरी कंडीशन रेंडर करते थे कि क्या चीज़ आपने लिखनी है और क्या चीज़ आपने नहीं लिखनी। देखो मसला आ रहा है आपको यहाँ पे, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो टर्नरी ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्किंग करता है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं कुछ ये, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। इसमें आपका आता है जी ट्रू पार्ट। अगर तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, कंडीशन आपकी एग्जैक्टली है, तो फिर आपका रन होगा ट्रू पार्ट। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा के आप अपना एल्स पार्ट डील करते हो। एल्स पार्ट आपका ये वाला पार्ट है जब आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब कि कॉलन आपका और जो आपका कोटेशन ये कॉलन है और आपका जो क्वेश्चन मार्क है ये आपकी ट्रू और फॉल्स को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इसको हम चलते हैं और देखते हैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर में वर्किंग करेंगे। अब ये चीज़ हम ऐसे नहीं प्रिंट करते, इसको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से प्रिंट करते हैं। कुछ ये मैं कहती हूँ अगर आपके पास एरर प्रेजेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका एरर ट्रू है, ये आपकी कंडीशन है, तो फिर आप इसके ट्रू सिचुएशन में क्या शो करो, एक पी का टैग शो कर दो, या हम यहाँ पे एक बी का टैग लिखते हैं, बोल्ड टैग कुछ ये। इस बी के टैग में लिखो दिस इज ट्रू स्टेट कुछ ये आपकी ट्रू स्टेट है। अगर तो आपका क्वेश्चन मार्क ट्रू है, इट मीन्स आपकी जो एरर वाली स्टेट है अगर वो ट्रू है तो आप ये बी का टैग शो कर दो। नेक्स्ट में अगर ये ट्रू नहीं है तो आपको इसके एल्स पार्ट में जाना है, और एल्स पार्ट में आप अपना को यूज़ कर लो आई का टैग या ई एम का टैग यूज़ कर लो, कुछ भी टैग यूज़ कर लो कुछ ये। इस ई एम के टैग कब विजिबल होगा, जब आपकी ये फॉल्स सिचुएशन होगी, दिस इज फॉल्स स्टेट कुछ ये। लेट्स सी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या विजिबल है। यहाँ पे चलते हैं और आपको यहाँ पे उसको एक बार रिलोड करो। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या विजिबल है, आपके पास मैं यहाँ पे ना एक कुछ ये कर रहे हैं, इसको ई एम के टैग की बजाय हम बी में कर लेते हैं ताकि आपके पास वो जो है ना सेपरेट नेक्स्ट लाइन पे दिखे बटन कुछ ये। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या विजिबल है, फॉल्स स्टेट। क्यों विजिबल है फॉल्स स्टेट, क्योंकि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एरर है इसमें फॉल्स ही सेव है। अब आपको पता है कि जब हमने इस बटन पे क्लिक करना है तो हमारी स्टेट ने चेंज हो जाना है फॉल्स से ट्रू में, तो अब यही काम करने लगे हैं। अब यहाँ पे चल रहे हैं, इस बटन को क्लिक करें, अब होगी हमारी स्टेट फॉल्स से ट्रू में चेंज। और जब आपकी स्टेट फॉल्स से ट्रू में चेंज हुई तो फिर आपको क्या चीज़ विजिबल है, अब आपको ये चीज़ विजिबल है। जब हम पहले काम कर रहे थे तब हमें कुछ भी विजिबल नहीं था, और जब हम बटन पे क्लिक कर रहे थे तब जाके कहीं टॉगल दिखता था। तो उस टाइम पे हमारे पास ना नेगेटिव कंडीशनिंग को डील करने की कोई सिचुएशन नहीं थी। अब हमने टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से अपनी उस नेगेटिव कंडीशन को डील किया है कि अगर हमारी स्टेट ट्रू है तो क्या दिखे, और अगर हमारी स्टेट फॉल्स है तो फिर यूज़र को क्या दिखे। जी क्लियर है सबको टर्नरी ऑपरेटर्स एंड शॉर्ट सर्किट्स? यस मैम। जी मैम क्लियर है। ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, उस पर मैं आपको एक रिएक्ट का हमने एक प्रोजेक्ट तो किया था ई कॉमर्स पर, जिसमें मैपिंग वगैरह करके देखी थी, नैप भी ऐड की थी। अब जो दूसरा प्रोजेक्ट है ना आपका, वो भी आपका आज की क्लास में हम स्टार्ट करें और हमारा वो प्रोजेक्ट प्रॉपर चलने वाला है। तो समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। वो टॉपिक क्या है जी, उसके लिए चलते हैं यूज़ इफ़ेक्ट पे हमने वर्किंग करनी है, और उसकी आपकी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसको रीड करते हैं। अगर आपको ये चाहिए होगी डॉक्यूमेंटेशन तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूँगी, आप लोग भी इसको रीड कर लीजिएगा। लाइट ऑफ करो कुछ ये। अच्छा जी, इस डॉक्यूमेंटेशन को आपने पहले रीड किया वो यूज़ स्टेट के टाइम पे। अब आज का जो टॉपिक है वो यूज़ इफ़ेक्ट है, तो उसके टाइम पे ज़रा इसको रीड करें, यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है वन बाय वन। ओके, ये हमें पता है कि हुक्स क्या होती है, इस पर हमने डिस्कशन कर ली थी, क्यों यूज़ की जा रही है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये है जी यूज़ इफ़ेक्ट। इसको रीड करें ज़रा कुछ ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक। जी कौन रीड कर रहा है? जी मुझे रीड करें इसको। जी मुझे बोला रीड करें, आपको कह रही बच्चे में।
हाँ जी मैम, आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। Use effect. The use effect hook is a fundamental part of React that lets you perform side effect in your functional component. Side effect can include things like fetching data, updating the DOM, and subscribing to external event. Essentially, use effect allow you to run certain piece of code at a specific point in the component, such as after the component render or when certain dependency change. The use effect hook is very powerful and can handle various scenarios, making it a crucial tool for managing side effects and React fundamental component. अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लो कि रिएक्ट में इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल है। इस पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशंस हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिसर्च जो टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा वर्किंग की गई है वो यूज़ इफ़ेक्ट की हुक है। एक बहुत बड़ा इसका स्कोप है, काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है और इसके लिए समझ लो कि रिएक्ट ने अभी रिसेंटली जो अपने ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन इंट्रोड्यूस करवाई है और उसमें अभी तक लिखा है कि कितने से बड़े के बड़े डेवलपर जो है ना वो भी इस हुक को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाए कि इसका काम क्या है। तो मतलब ये काफ़ी वास्ट वाइड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुक समझी जाती है रिएक्ट में। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एनिमेशंस में यूज़ की जा रही है, आपकी रेंडरिंग में कहाँ पे यूज़ की जा रही है, फंडामेंटल पार्ट है आपके रिएक्ट का। फंडामेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये क्या चीज़ परफॉर्म करने की ऑप्शन हमें देता है? साइड इफ़ेक्ट्स कंपोनेंट्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि यूज़ इफ़ेक्ट का क्या रोल है तो आप इसको असेस कर सकते हो कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प देता है। अब साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? डाटा फेचिंग करना, मतलब आपका डाटा जो है वो बैकएंड में स्टोर होता है, आपने उसको फ्रंट एंड में लेके आना, दिस इज कॉल्ड डाटा फेचिंग। तो बैकएंड से फ्रंट एंड तक जो डाटा लेके आ रहे होते हैं उसके लिए हमें अपनी यूज इफेक्ट हुक की ज़रूरत है। डोम को अपडेट करना है। हमने पढ़ा है कि रिएक्ट का वर्चुअल डोम है, रिएक्ट हैज़ नो रियल डोम। रियल डोम पे वर्किंग नहीं करता, रियल डोम तो है बट वो वर्किंग नहीं करता, वर्चुअल डोम पे वर्किंग करता है। इस पर पूरी क्लास है, आगे जाके आपको मैं समझाऊंगी इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो अब आपने अपने डोम को अपडेट करना है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ इफेक्ट की हुक है। अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट, मतलब कि ऐसा इवेंट जो आपके उस फंक्शन से आउटसोर्स है, जैसे विंडोज़ का रिसाइज करना, ये एक्सटर्नल इवेंट है, ये परफॉर्म करना है, कोई एनिमेशन परफॉर्म करनी है, तो ये इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ इफेक्ट को ही यूज़ किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, 2 मिनट अजान मुकम्मल होती है फिर इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे से। ओके, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको टर्मिनल में इशू आ रहा है तो डायरेक्टरीज करके देख लोगे आपके पास वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। जैसे सी में जितनी भी प्रोपर्स पड़ी होंगी प्रोजेक्ट्स उसमें देख लो। और अगर आपका यहाँ पे सी डी करके किसी भी नाम से लाइक डेस्कटॉप में जाना है तो फिर सी डी करके आप डेस्कटॉप में चले जाओगे, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नेम होगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर जाके एन पी एम रन डेफ करके उसको रन कर लो। आपको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का बताया था ना, वो जो आपका जो वी एस कोड का टर्मिनल है वो इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि वो एक ही टर्मिनल पे चल रहा होता है, आपको 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं चल रही होती। बट आप इसको करके देख लो, अगर इसमें भी इशू आता है तो फिर आप विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल कर लेना। क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा है आपका रिएक्ट? इंस्टॉल नहीं हो रहा या चल नहीं रहा? अच्छा, एक तो इशू आप लोगों को स्क्रिप्टिंग का आ रहा होता है, वो मैंने एक कमांड शेयर की थी, आई थिंक सो वो जाहिद को इशू आ रहा था क्लास में कोई, वो कमांड मैंने शेयर की थी। अगर वैसे ही सेम इशू आ रहा है तो आप वो कमांड यूज़ कर लो। उसके अलावा सचेस कोई इशू नहीं आता क्योंकि ये जो आपकी लेटेस्ट कमांड है ना, ये मैंने आपको जो इंस्टॉल करवाई है ईजी भी है और इसमें इशूज़ बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास किस तरह से आपकी जो है यूज़ इफ़ेक्ट हुक पे वर्किंग की जा रही होती है। तो जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक है हम देख रहे हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जा रही थी। और यहाँ पे जो टर्म है ना साइड इफ़ेक्ट्स, ये काफ़ी एडवांस टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। अगर आप अपने इंटरव्यू में जाके ये टर्म यूज़ करते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। फिर आप उसको बताओ कि साइड इफ़ेक्ट्स में डॉम को अपडेट करना या किसी एक्सटर्नल इवेंट को परफॉर्म करना, डाटा फेच करना, ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये आपको बताया कि एक स्पेसिफिक इवेंट को मल्टीपल टाइम्स रन करना है, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को रन करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम ये करते हैं। पावरफुल हुक है, डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ किया जा रहा है, आपके रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज़ किया जा रहा है, कुछ ये इसका रोल है। अब हम चलते हैं और इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं कोडिंग। यहाँ पे आप जाओ और इसके लिए आप एक न्यू फाइल क्रिएट करो। API फैचिंग के नाम से हम एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट, ये हमारा एक प्रोजेक्ट रहने वाला है फुल फ्लैश, जिस पर हम प्रॉपर अपनी चीज़ें ऐड करके देखेंगे। ओके, JSX लिखना है साथ में, अदरवाइज हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी।
तो इसकी एक्सटेंशन जो है .jsx इसको मेंशन करें और RAFC करके यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करें। अब यहाँ पे इसका नाम मैंने API फैचिंग क्यों रखा है, इस पे चलते हैं। और आपके पास फिर से वही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, API होता क्या है, व्हाट इज़ API। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। 80-90% पूछा जाता है कि API क्या होता है। और सिर्फ वेब डेवलपमेंट में नहीं, आप हर जगह कहीं ना कहीं इसका नाम सुन रहे होगे, API भेज रहे हैं, API से डाटा डिलीट करें, कुछ ये फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब A स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। होता क्या है हमारे पास, इसकी अगर ना रियल टाइम एग्जांपल लो तो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब की API पे, API होता क्या। तो आपको मोस्टली जो वीडियोस या सिनेरियोज मिलने वाले हैं उसमें उन्होंने एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली होती है। रेस्टोरेंट में होता क्या, आप लोग जाते हो, एक वेटर आपके पास आता है, आपका ऑर्डर लेता है और उसके बाद आपको आपका ऑर्डर जो है आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपकी टेबल पर सर्व होकर मिल जाता है। अब उस टाइम पे हो क्या रहा होता है, आप लोग नहीं जाते किचन में, आप नहीं देखते खाना किस तरह बना रहा है, कौन बना रहा है, क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बन रहे हैं, क्या चीज़ें, आपको बस सिर्फ खाना मिल जाता है जो आपने ऑर्डर दिया होता है। अब अगर हम इसको वेब डेवलपमेंट की दुनिया से थोड़ा सा रिलेट करें तो हम एक क्लाइंट हैं और हम एक रेस्टोरेंट में गए हैं। हमने अब अपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे जो है एक कोई भी फूड और कोर्ट से उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वाला फूड आइटम ला के दे दो। तो API क्या होता है, API वो वेटर है जो आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाएगा बैकएंड तक, मींस किचन तक, वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट को लेके आएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ओके होता क्या है जी, हमारे पास ये आपके पास आप क्लाइंट हो, ठीक है, ये आप टेबल पे बैठे हो और आपने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड किया है, आपका वेटर आया, या इसको थोड़ा सा अच्छा बन के करके ड्रॉ करते हैं, कुछ ज़्यादा ही गंदा ड्रॉ हो गया। ओके जी, ये हमारे पास क्लाइंट है, ये आपके पास जो है आपकी टेबल है और ये वेटर है, ठीक है। वेटर जो है आपके पास आएगा, आपसे आपका ऑर्डर लेगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा और ये किचन से आपका ऑर्डर लेके आके फिर आप तक डिलीवर करेगा। अब रियल टाइम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में क्या होता है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है बैकएंड पे। अब बैकएंड के बीच में यहाँ पे हमारे पास APIs कुछ होती हैं, ये क्या करती हैं, बैकएंड तक रिक्वेस्ट को लेके जाती है कुछ ये बैकएंड, और बैकएंड ने जो रिस्पॉन्स शेयर करना होता है वो भी लेके आती है। मतलब आपके पास आपका ऑर्डर लेके किचन तक जाएंगी और किचन से बना बनाया जो आपका ऑर्डर होगा वो लेकर आएंगी। वो काम आपका API कर रहा होता है, जो यहाँ पे ये काम आपका वेटर कर रहा है, आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में वो काम आपका API कर रहा होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो बैकएंड में स्टोर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसका हमें रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स आपके पास किस लैंग्वेजेस में आता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन 3 लैंग्वेजेस में जो है ना, आपकी किसी भी लैंग्वेज जो है बैकएंड जो है रिस्पॉन्स शेयर करता है वो इस लैंग्वेजेस में करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। अब वो रिस्पॉन्स लेके आने वाले काम जो है एज अ ब्रिज वर्किंग कह लो, वो आपका API का होता है। अब ये चीज़ हम देख रहे हैं कि API किस तरह करनी है। अभी के लिए APIs जो है वो प्रॉपर बैकएंड पे बनती है, और बैकएंड में आपको API बनाना सिखाऊंगी भी इंशाल्लाह मैं कैसे बनती है। बट यहाँ पे क्योंकि अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है और हम सिर्फ फ्रंट एंड पे वर्किंग कर रहे हैं, तो हम अपनी एक डमी API पे वर्किंग करेंगे, मतलब बनी बनाई API को चूज़ करेंगे और उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो बनी बनाई API में से आप कौन सी API को चूज़ करोगे, न्यूज़ की API पे जाओगे आप, यहाँ पे आप लिखो जी न्यूज़ API, कुछ ये सर्च करो आप, newsapi.org वाला एंटर प्रेस करो। इसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कुछ ये लास्ट टाइम पे हमने अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट किया था, आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, हम ईमेल, आप में से कोई मुझे बता दे अगर कोई अपना ईमेल, तो मैं उसका अकाउंट अभी क्रिएट कर दूँ। फिर कोई भी ईमेल एड्रेस बता दो मुझे अपना। यार मेरा लिखते हैं ईमेल। हाँ मैं आपका लिख देती हूँ, गेट वन में करो और आपका अकाउंट यहाँ पे बना देती हूँ। चलो प्रॉपर बता दो जी, सदाम, आपका नेम लिख देते हैं पहले इसमें, सदाम हुसैन जी। बेटा अपना ईमेल बताओ। सदाम.हुसैन, सदाम स्पेलिंग देख लीजिएगा, हुसैन 10350 10350, 3 ऐसे ही है, ठीक है, जी हाँ @gmail.com बस यही है। @gmail.com कुछ है, ठीक है। पासवर्ड हम रख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ये रख लेते हैं इसका पासवर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ये दोबारा लॉगिन करना हो तो आप इजीली कर लो। सदाम 12345, ठीक है, ये पासवर्ड है आपका। ओके जी, उसके बाद आई एम इंडिविजुअल और
आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक करो, एग्री करो और सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है जी। अब सदाम आपको एक एपीआई की मिलेगी जो कि ये है आपकी एक एपीआई की। इसको जो है ना आपने कॉपी कर लेना है, वैसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको कॉपी करके न्यू टैब में इसको पेस्ट कर लूँ कुछ है। ठीक है, अब आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक हो गया, बैक टू होम जाओ तो जिस अकाउंट से आपने, जिस ईमेल से आपने अकाउंट क्रिएट किया आपके पास वो यहाँ पे दिखने वाला है कुछ इस तरह से। हमने इस ईमेल से अकाउंट क्रिएट किया, कुछ ये विजिबल है कि इस पर्सन ने जो है ना इस पर अकाउंट क्रिएट किया। अब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, कुछ ये, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में ये जो एंड पॉइंट्स हैं आपके पास, इन एंड पॉइंट्स में आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एवरीथिंग आ रहा है और टॉप हेडलाइंस आ रहा है। एवरीथिंग में जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं इस टाइम पे चल रही हैं वो सारी की सारी न्यूज़ जो है वो शो करवाएगा। टॉप हेडलाइंस में सिर्फ वही न्यूज़ेज़ को शो करवाएगा जो आपके पास टॉप पे चल रही होंगी, मतलब कि जो हेडलाइंस होती हैं आपकी वो कुछ है। एवरीथिंग में हमारे पास फजूल और जो आपकी ज़रूरत वाली न्यूज़ है सारी की सारी न्यूज़ शो करवाता है। अगर आप एवरीथिंग पे क्लिक करते हो कुछ ये आपको जो है एक लिंक मिलता है, कुछ ये, अगर आपको सारी की सारी न्यूज़ेस चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। कहाँ से, HTTP से लेके इस पूरे के पूरे लिंक को कॉपी करो, Ctrl+C और न्यू टैब में यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दो, Ctrl+V, एंटर प्रेस करो। तो ये कुछ न्यूज़ेस आपको सारी की सारी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। टोटल जो न्यूज़ेस हैं वो 9134 है और उनके कुछ ऑथर के नेम भी हैं, टाइटल क्या है उस न्यूज़ का, माइक्रो स्ट्रेटजी से ड्रॉप द माइक्रो, कुछ ये डमी न्यूज़ेस बनाई है, इमेजेस हैं कुछ, उसमें कंटेंट है कुछ ये 9000 और आपके पास 134 जो न्यूज़ेस हैं ये पूरी की पूरी बनी बनाई मिल रही हैं जिसमें तस्वीरें सब चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने टॉप हेडलाइंस पे जाना है तो आप यहाँ से टॉप हेडलाइंस को कॉपी करोगे और ये गेट को कॉपी नहीं करना बिकॉज गेट इज़ अ कीवर्ड। Ctrl+C और यहाँ पे इसमें कर लेते हैं क्योंकि ये वाली की हमने देख लिए कि आपको प्रोवाइड की जाती है। Ctrl+V, एंटर प्रेस करो। आपके पास जो इस टाइम पे टॉप हेडलाइंस चल रही हैं वो 35 चल रही हैं कुछ है। बट मज़े की चीज़ है आपको ये बिल्कुल ऐसे नहीं दिखने वाला। आपको किस फॉर्म में दिखेगा, आपको कंटेंट कुछ इस फॉर्म में दिखेगा जब आप इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। क्योंकि आपके लैपटॉप में स्पेसिफाई कोई एक्सटेंशन नहीं है इस कंटेंट को रीड करने की। ये जो कंटेंट आ रहा है हमारे पास वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। आपको ये क्या करना है, अगर आपको अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे दिख रहा होगा लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको भी कंटेंट इस तरह जेसन फॉर्मेट में दिखे जिस तरह मुझे दिख रहा है, तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, गूगल की एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जेसन व्यूअर के नाम से, जेसन व्यूअर कुछ ये, एंटर प्रेस करो और ये आपके पास जो गूगल की एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो, जस्ट सिंपल। ओके, यहाँ पे आपके पास ऐड टू क्रोम की ऑप्शन आनी है, आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देनी है। मैंने इसको ऑटोमेटिकली किया हुआ है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे रिमूव टू क्रोम की ऑप्शन आ रही है। बट आपने यहाँ पे जब ऐड टू क्रोम कर लेना है फिर आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट इस तरह दिखेगा। अगर आपको उस फॉर्मेट में दोबारा देखना है जो बहुत आपको रीडेबल नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके इस तरह देख सकते हो। वेल आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है तो आप इसको जेसन फॉर्मेट में कुछ इसी तरह देखोगे। ठीक है, अब ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे तो कंटेंट आपको इसी तरह दिखने वाला है। अब हम चल रहे हैं और इस पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे इसको और पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक URL बनाना है जिसमें आपके पास ये सब चीज़ें स्टोर हो। और मैं इस चीज़ को अब यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्स्ट URL करके आपने जो चीज़ अभी कॉपी किया है इसमें आपने पूरा का पूरा कॉपी करना है। किसको, ये इसको जाओ और पूरा यहाँ से कॉपी करो। हमें जो है ना टॉप हेडलाइंस की बजाय एवरीथिंग वाली सारी न्यूज़ेस चाहिए, तो मैं इसको सारे को कर लूँगी कॉपी। मैं आपको गेट के साथ भी और गेट के बगैर भी बताती हूँ इसमें क्या फ़ायदा होता है। Ctrl+C, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप इसको डबल कोटेशन मार्क में पेस्ट कर दो, Ctrl+V और Z कर दो। ठीक है, अब आपकी जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं वो सारी की सारी न्यूज़ेज़ आ रही हैं इस URL में, जिसको आपके गेट वाला URL है, जिसका आपका नाम आपने URL रखा है। सारी न्यूज़ेज़ इसमें आ रही हैं क्योंकि हमने देखा है कि इस URL की हेल्प से हम यहाँ पे वो सारी की सारी न्यूज़ेज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गेट लिखेंगे तो आपको पता है वो रिक्वेस्ट नहीं बनती। हमारी जो रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है वो HTTPS से होती है, इसलिए हम यहाँ पे गेट नहीं शो करवाते। टोटल है न्यूज़ 9134 और सारी की सारी न्यूज़ेज़ यहाँ पे सेव हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी न्यूज़ेज़ को डिस्प्ले करना है, फेच कर रहे हैं हम डाटा। तो हमें क्या करना है, एक न्यू फंक्शन बनाना है। किस नाम से न्यू फंक्शन बनाना है, हम इस API फैचिंग वाले कंपोनेंट में एक न्यू फंक्शन बना रहे हैं। मैं डाटा फैचिंग के नाम से वो फंक्शन बना लेती हूँ, डाटा फैचिंग कुछ ही, और एरो फंक्शन बनाना है कुछ ही। अब डेटा फैचिंग वाला आपने अपना एक फंक्शन बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब आपने क्या करनी है, अब आपने इसमें डेटा फैच करना है। कैसे, आप यहाँ पे कुछ ये काम करो, कॉन्स्ट डेटा
और डाटा में क्या आप फेच करो। फेच एक मेथड होता है आपकी एपीआई को गेट करने का, एक मेथड फेच के साथ भी होता है, एक्सियोस के साथ भी होता है। फेच आपका बिल्ट इन होता है, लेकिन एक्सियोस अगर आपने यूज़ करना होता है तो फिर आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है npm इंस्टॉल एक्सियोस करके। तो अभी हम यहाँ पे फेच को यूज़ करें, फेच बिल्ट इन मेथड है, ठीक हो गया। फेच लिखेंगे, क्या चीज़ फेच कर रहे हैं हम, इस यूआरएल को फेच करें, तो इस यूआरएल को पास करो, यूआरएल को शेप, ओके जी। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके देखो कि क्या आपके कंसोल में ये डाटा विजिबल है। अब आप जाओ और देखो कंसोल में डाटा विजिबल है, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, राइट क्लिक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट में जा रहे हैं और हमारे कंसोल में कुछ विजिबल नहीं होगा। एक चीज़ ये कि हमने तो इसको एलिमेंट को ऐड भी नहीं किया, और एक दूसरी चीज़ ये, वो चीज़ क्या है कि हम जब एक फंक्शन बनाते हैं, आपको पता है इस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करवाते उसकी आउटपुट हम विजिबल नहीं हो सकती। तो अभी तक के लिए यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है। फिर हमें यहाँ पे चलना है और आपका ये जो एपीआई फैचिंग वाला कंपोनेंट है इसको हमें ऐड करवाना पड़ेगा फिर हमारे मेन में। तो बाकी को हम कॉल क्लोज करें, यहाँ से मेन डॉट जेएसएक्स में जाओ, शॉर्ट सर्किट्स को कमेंट करो, एपीआई फैचिंग वाले को कॉल करवा लो, कुछ ये टॉप पे भी इंपोर्ट हो गया, और इन सब चीज़ों को कमेंट कर दो ताकि कोई एक्स्ट्रा वार्निंग्स वगैरह ना आ जाए कुछ ये। ओके जी, अब आपको यहाँ पे एपीआई फैचिंग वाला विजिबल भी है, बट स्टिल कंसोल में जाके देखो कुछ विजिबल नहीं होने वाला, क्योंकि हमने उस फंक्शन को बनाया तो है डाटा फैचिंग वाले को, लेकिन कहीं पे उसको कॉल नहीं करवाया कुछ ये चीज़। एपीआई फैचिंग में जाओ और देखो ये फंक्शन आपका बना है, कहीं पे कॉल नहीं हो रहा। आप देखो कि लाइट एट मीन्स कि ये यूज़ नहीं हो रहा कहीं पे, ये आपके पास एक उसका पॉइंट आउट होता है कि इसने आप कहीं पे यूज़ नहीं करे। तो आपने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, आपने इसको यूज़ करवाना है जी यूज़ इफेक्ट की हुक में कुछ ही, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप यूज़ इफेक्ट पे वर्किंग करोगे तो आपने क्या करना है, आपका सारा जो कंपोनेंट है उसी में शो होना है अगर आपने डाटा फैचिंग करनी है। तो हम डाटा फैचिंग ही करें, इसलिए हम फंक्शन को ऐसे नहीं कहीं पे कॉल करवाएंगे, यूज़ इफेक्ट की हुक में करवाएंगे। ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करो, ये भी रिमूव कर दो कुछ ये। अब ये जो डाटा फैचिंग वाला कंपोनेंट है इसको कॉल कराते हैं। लेट्स सी कंसोल में क्या विजिबल है। ओके जी, रिलोड करें। यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्यों विजिबल है, क्योंकि हम एक यूज़ इफेक्ट की हुक को यूज़ करें बट टॉप पे हम उसको इंपोर्ट ही नहीं करें, तो फिर हमारे पास तो इशू आएगा। हमने डिस्कशन किया कि जब आप कोई भी हुक यूज़ करते हो तो उसको आपने इंपोर्ट करना है टॉप पे कुछ ये। यहाँ पे जाओ, अब आप देखो आपके पास एक प्रॉमिस जो है वो रिटर्न होके आ रहा है, मतलब एरर नहीं कोई आ रहा है, ये प्रॉमिस रिटर्न होके आ रहा है। और आपके पास प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं, ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ प्रॉमिस वी हैव। तो यहाँ पे आप मेरे को लिख देती हूँ प्रॉमिस की कितनी स्टेट्स होती हैं। थ्री स्टेट्स कौन सी होती है। नंबर 1 आपकी प्रॉमिस की एक स्टेट होती है पेंडिंग, जब आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आपका पूरा नहीं हुआ तो इट्स मीन वो पेंडिंग स्टेट पे है। दूसरी जो स्टेट होती है वो होती है आपके पास फुलफिल की, तो काम आपने कर लिया, काम आपका ओके है, फुलफिल हो गया आपका प्रॉमिस, ठीक है। तीसरी जो स्टेट हमारे पास आती है वो होती है एरर की। एरर कब आता है, जब आपके पास कोई भी काम कर रहे हो उसमें इशू आ गया तो फिर वो एरर की स्टेट में चला जाएगा। ये कोई 3 स्टेट्स होती है प्रॉमिस की, पेंडिंग, फुलफिल एंड एरर। अब यहाँ पे हमारी पेंडिंग की आ रही है, इट मीन्स कि हमारा काम अभी भी जो है वो ठीक से फुलफिल नहीं हुआ। क्यों फुलफिल नहीं हुआ, इसकी रीज़न कुछ ये है, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है। कि इसकी रीज़न है कि आपके पास डाटा फैचिंग हो सकता है कि आपने जैसे 9000 न्यूज़ेस फैच करनी है, अगर ये सिंक्रोनसली होगा तो ये तो शो नहीं करेगा, तो फिर इसलिए इसको एसिंक्रोनस बनाएंगे। और हमने एसिंक्रोनस पे वर्किंग की हुई है सेट टाइम आउट में। आप लोगों को आइडिया है ना एसिंक्रोनस का और सिंक्रोनस का, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का आइडिया है ना, कब किया था हमने ये। मैम जहन में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। सेट टाइम आउट और आपका जो टाइम आउट वाला इंटरवल वाले में मैंने सिखाया था कि वो आपके पास एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है कुछ ये। मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो को देखें, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या काम करी है उसको समझाती हूँ आपको, एसिंक्रोनस किस तरह से काम करी है। पता नहीं अब वो वीडियो कौन सी है, मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक सो दिस वन। तो मैं स्टूडेंट से एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ उसको ओपन करके। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और एक वीडियो आपने देखनी है।
ओके जी, ये वीडियो ज़रा चेक करें। अच्छा, अभी ये वीडियो देख के आपको क्या चीज़ समझ आई है? क्या इस वीडियो में पर्पस जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है? अगर इसको मैम दोबारा चलाना जरा। दोबारा देखें। हाँ जी, इसे अभी कोडिंग से हट के आपको वैसे क्या समझ आता है कि कुछ इसमें मसला है, कुछ स्पीड का, कुछ इशू का, ये सब चीज़ें ओके हैं? थोड़ा स्पीड का इशू लग रहा है। मसला बेसिकली क्या है, देखो, एक डिसेबल पर्सन है जो कि व्हील चेयर पे है और उसकी स्पीड ये ट्रक्स और कार्स दूसरे व्हीकल की निस्बत बहुत स्लो है। बट इशू ये है कि ये जो स्लो पर्सन है ये इन सब व्हीकल से आगे है। जब तक ये नहीं चलेगा उनको भी अपनी स्पीड स्लो रखनी है कुछ ये। और तो इसको अब 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ये वाली चीज़ें जो है ये आपकी सारी की पूरी ट्रैफिक जो है ब्लॉक की है। अब यहाँ पे लिखा गया है शुड हैव यूज एसिंग एंड अवेट। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऐसी चीज़ जिसको उसको लग रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसको लग रहा है कि ये जो व्हील चेयर डिसेबल पर्सन है इसको टाइम लगना है, तो वो कहेगा आप ज़रा साइड पे हो जाओ, ये चीज़ें जिनको टाइम ज़्यादा है इनको आप चलने दो, आप साइड पे पैरेलल होकर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है या कहीं पे भी आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि वो देखता है कि बाकी चीज़ों को या जिस चीज़ को टाइम लगता है उसको साइड पे करता है, उसकी वर्किंग को पैरेलल चला रहा होता है लेकिन साइड पे, और बाकी कोड को जो है वो आगे एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो, एक पर्सन है, अगर आप एक लाइन में खड़े हो, लाइन वाइज अगर काम हो रहा है, एक पर्सन जो है उसने 10 लाख जमा करवाना है और एक पर्सन ने 10,000 या 1,000 रुपये जमा करवाने, तो वो जब 10 लाख वाला पर्सन है अगर वो पहले है, तब तक अगर हम सीक्वेंस वाइज काम कर रहे होंगे, क्यू में काम कर रहे होंगे, तो जब तक 10 लाख वाला पर्सन काम पूरा प्रॉपरली नहीं हो जाता, 10,000 वाले की बारी नहीं आएगी, तो 10 लाख वाले की जितनी टाइम लगेगा 10,000 वाले को बेचारे को, चाहे उसका काम थोड़ा ही है, उसको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एसिंक्रोनस जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें क्या होता है, वो कहता है ठीक है 10 लाख वाले पर्सन आप ज़रा साइड पर बैठ के अपनी मनी काउंट कर लो, आपके जितने पैसे हैं पहले 10,000 वाले को निपटा दें, उसके बाद हम आपकी टर्न पे आते हैं। ये करने से क्या फ़ायदा होगा, जो प्रीवियस टास्क है एक तो वो नॉन ब्लॉकिंग नहीं होगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो पर्सन जिसका टाइम ज़्यादा है वो भी साथ साथ अपना काम गिन रहा होगा, अपने पैसे गिन रहा होगा, तो उसका भी टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। यही फ़ायदा होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। हम एपीआई फेचिंग में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एसिंक्रोनस, क्योंकि हमें पता है कि 9,300 या 134 न्यूज़ है, उस पर टाइम लग सकता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे आप एसिंक्रोनस बन जाओ, ताकि आप साथ साथ आपका काम भी चलता रहे और आपके बाद अगर कोई काम हो तो उसको भी हम साथ साथ पैरेलल निपटाते जाएं। इसीलिए जिस टाइम पे आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसको आप एसिंक्रोनस बना देते हो। कैसे, यहाँ पे आप मेंशन करते हो एसिंग का कीवर्ड, और जहाँ जहाँ पे आप अपना डाटा फेच कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसको वेट करवाते हो। कैसे, विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड। कुछ ये ठीक हो गया। और सॉरी, हमें एपीआई फेचिंग वाले को नहीं बनाना क्योंकि इसका पेरेंट फंक्शन तो डाटा फेचिंग वाला, तो हमें इसको एसिंक्रोनस बनाना है। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कुछ ये ठीक है, तभी अवेट का इशू आ रहा था। अब आपने ये काम किया है, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, अब आप कुछ ये कर रहे हो, इसको देखो कि अब आपके पास कंसोल में क्या विजिबल होता है। तो ये लेट मी चेक कि बैटरी कितनी रह गई है। ओके, हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और देखो अब आपके पास जो है रिस्पॉन्स ओके हो गया। जब आपने उसको एसिंक्रोनस में किया है, योर रिस्पॉन्स इज ओके, स्टेटस कोड 200 आ जाता है, इट मीन्स आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो ओके। एक्सपेंड करो इसको, अभी भी प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स तो शो कर रहा है और ये सब चीज़ें शो कर रहा है, बट आपकी एपीआई न्यूज़ नहीं शो कर रहा है कितनी कितनी है कि नहीं। रिस्पॉन्स ओके हो गया क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में। जैसे कि अभी देखा कि यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन व्यूअर की एक्सटेंशन की हेल्प से जेसन फॉर्मेट में, तो इसी तरह आपने अपने कोड में भी इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ये करते हैं, न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके करोगे डाटा, डाटा में क्या आ रहा है आपने देखा अभी सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर दो डॉट जेसन फॉर्मेट में, कुछ इस तरह से ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें टी लिखना है कॉन्स्ट का कुछ ये। कंसोल लो करो रिस्पॉन्स को कि अब देखो अब रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आ रहा है, मैं अभी डाटा वाले को कमेंट कर रही हूँ, और यहाँ पे रिस्पॉन्स के टाइम पे भी उसको वेट करवाएंगे क्योंकि रिस्पॉन्स में भी वही न्यूज़ सारी फैच हो रही है। जाओ यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में आपके पास क्या चीज़ शो कर रहा है,
रिलोड द पेज और देखो रिस्पॉन्स में आपके पास कुछ ये चीज़ शो कर रहा है। अच्छा ये जो है ना इनवैलिड डेटा टाइप का आपके पास इशू आ रहा है कि जेसन जो है वो इनवैलिड में आ रहा है। इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? सिंटैक्स एरर सजेस्ट कोई नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि जेसन इज़ नॉट अ फंक्शन, मतलब उसके लिए ये जो चीज़ है वो एक फंक्शन नहीं है। मतलब वो कह रहा है क्या चीज़ है डेटा डॉट जेसन। तो इसको जो है मैनेज करने की एक सेपरेट पूरी की पूरी टेक्निक होती है। कल की क्लास में मैं आपको ये मैनेज करके बताऊंगी कि हमें किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डाटा है हमारा, इसको पहले पूरा सारा कंसोल